नमस्कार। आज काफ़ी टाइम बाद मैं किसी ध्रुव राठी की वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि थंबनेल थोड़ा फ़नी लग रहा था और वीडियो का टाइटल भी थोड़ा फ़नी था। द टाइटल ऑफ द वीडियो इज़ व्हाट इफ़ आई बिकम इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर। I'll give link to the original video in the description. Go and check it out. Come back and react with me. Give me a thumbs up. Subscribe to the channel. जब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने की बात करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस दो कैटेगरीज के होते हैं। पहली कैटेगरी है प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस की, यानी कि हम ऐसे कदम उठाएं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करे, प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोक दे। दूसरी कैटेगरी होती है प्यूनिटिव सॉल्यूशंस की। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके खिलाफ फाइट किया जाए और प्रॉब्लम करने वाले को पनिश किया जाए ताकि बाकी और लोग इनकरेज ना हो दोबारा से वो गलत काम करने के। एग्जाम्पल से समझाऊं, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी से शुरुआत करते हैं। यहां पर प्रिवेंटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी होना, हमारे सारे आसपास के पड़ोसी देशों से अच्छे रिलेशंस बनाना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े फेमसली कहा था, वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स, यानी कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देशों से अच्छे रिलेशंस बने ताकि कोई बॉर्डर क्लैशेस ना। हाँ, अरे आसपास क्यों, मेरी सरकार कोशिश करेगी कि सारे देशों से अच्छे रिलेशंस बने। ठीक है, सारे देशों में सारे देश हमारी बात माने, सारे देश हमारे फेवर में काम करें कि मेरी सरकार ऐसे। भाई कैसे होगा ये तो बताओ ना, ऐसे तो हवाबाजी कुछ भी कर लो हमें देखने को मिले। लेकिन अगर किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता तो हमारे देश को तैयार रहना चाहिए किसी भी हमले को काउंटर करने के लिए। जिन भी चीजों की जरूरत है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, वो उन्हें दी जाए। बंदूक, मशीन गन, राइफल, एम्यूनेशन, गोली बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, प्रोटेक्टिव हेड गियर, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, नाइट विजन। अच्छा देखो, चलो let him finish then. गॉगल्स, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, नेवल शिप्स, टॉर्पीडो, सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रेडार, ये सब ना सिर्फ अवेलेबल हो बल्कि रेडिली अवेलेबल हो। कुछ दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत होगी तो वो सही, लेकिन साथ ही कोशिश की जाए इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग की। दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी आउटसोर्स हो और अपने देश में चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाए। साथ ही साथ डिफेंस रिसर्च में खर्च किए जाने वाला पैसा बढ़ाया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बजट बढ़ेगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस कराई जाए ताकि कोई भी खराब हवाई जहाज या खराब हेलीकॉप्टर की वजह से हमारे एक भी पायलट की मृत्यु ना हो। अगला प्रिवेंटिव सॉल्यूशन है यहाँ पर हमारे सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाना। ये एक ऐसा मुद्दा। ओके, सो ही हैज फिनिश्ड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखो, फर्स्ट ही सेड कि पहले तो रिलेशनशिप अच्छे करो अपने नेबर्स के साथ। देन ही सेड अगर किसी कारण से नहीं अच्छे हो पाते देन यू शुड ऑल्सो बी रेडी टू डिफेंड योर सेल्फ विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन डिफेंस एंड एवरीथिंग। बट सी, if you aggressively increase your army, increase your weaponry, increase your missiles and fighter jets and all, तो जो तुम्हारे नेबर्स होते हैं वो खुद ही इनसिक्योर होने लगते हैं। सो यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज थिंग्स। या तो तुम उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे करने पे अपना फोकस करो कम्प्लीटली, या फिर तुम अपनी खुद की डिफेंस बढ़ाओ। अगर तुम डिफेंस बढ़ाओगे तो दे विल गेट इनसिक्योर और रिलेशनशिप खराब होंगे। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ इट। दोनों चीज़ें नहीं चूज कर सकते, इतना सिंपल नहीं है। देयर आर न्यूएंसेस टू इट है जिसकी बहुत कम बात करी जाती है। 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 5 सालों में हमारी आर्म्ड फोर्सेस के 819 जवानों ने आत्महत्या करी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मेरी कोशिश होगी इस नंबर को 0 तक लेकर जाना, और ये किया जाएगा मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को एंगेज करके। मैं 1800 मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को हायर करूंगा। आप पूछोगे ये 1800 का एग्जैक्ट नंबर क्यों बोल रहा हूं मैं? इसके पीछे एक सिंपल कारण है, हमारी इंडियन आर्मी में करीब 12 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि हर 10,000 से लेकर 20,000 लोगों के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर होना चाहिए देश में। लेकिन क्योंकि मिलिट्री सेटिंग और भी ज्यादा इंटेंसिव होती है, अमेरिका में जो यूएस आर्मी है उन्होंने 700:1 की रेशियो मेंटेन कर रखी है। हर 700 सोल्जर्स के लिए एक बिहेवियरल स्पेशलिस्ट उन्होंने रखा है। तो इसी रेशियो को आगे एक्सटेंड करते हुए हमारे 12 लाख पर्सनल के लिए 1800 मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होंगे। इनमें से कुछ होंगे क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट, कुछ बिहेवियरल हेल्थ स्पेशलिस्ट और कुछ लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर्स। ऐसा करके हम ना सिर्फ हजारों सोल्जर्स की जान बचाएंगे और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हौसला बढ़ाएंगे, बल्कि 1800 नई सरकारी नौकरियां भी क्रिएट करेंगे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स। वेल दैट्स अ वैलिड पॉइंट।
के लिए। इस ट्रायल रन के सक्सेसफुल होने के बाद हम इसी स्कीम को एक्सटेंड करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर और सभी पुलिस ऑफिसर्स पर पूरे देश भर में। और नौकरियां क्रिएट होंगी और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स की जरूरत होगी और इस चीज के लिए सप्लाई की कमी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो किसी भी कॉलेज सीट के लिए कितने लोग एक एग्जाम को लिखते हैं देश में। हमें डिमांड बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन सप्लाई की भी कमी नहीं है, बस कनेक्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी सारा पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री बनते ही वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स मैं लूंगा एजुकेशन बजट को 3 से 4 गुना बढ़ाना। आप पूछोगे इसका पैसा कहां से आएगा? कुछ पैसा तो आएगा कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाकर। इस खबर को देखिए, सरकार ने पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट टैक्स को नीचे गिरा दिया है, जिसकी वजह से करीब 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कम कमाया है। ये 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए जा सकते हैं अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को दोबारा से उसी लेवल पर ले जाए जिस लेवल पर 2017-18 में हुआ करता था। इसके अलावा कुछ पैसा बजट की रीएलोकेशन से आएगा। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार। अच्छा देखो, अनदर न्यूआंस, अगर सी इफ यू रिड्यूस द कॉर्पोरेट टैक्स तो कॉर्पोरेट्स हैव मोर इंसेंटिव टू इन्वेस्ट, जिससे क्या होगा, मोर एंड मोर जॉब्स विल बी क्रिएटेड। ठीक है, बट इफ दे इंक्रीज द टैक्स तो उससे दे विल हैव लेस इंसेंटिव टू इन्वेस्ट एंड लेस जॉब्स विल बी क्रिएटेड। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस टू इट। ठीक है, अगर तुम चाहते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में बढ़ाना, देन यू हैव टू मेक इट ईजियर फॉर देम टू इन्वेस्ट एंड लेस टैक्स हैज़ टू बी पेड बाय देम। तो इसलिए वो किया गया है। देयर इज़ अ बेनिफिट टू इट। द बेनिफिट गोज डायरेक्टली टू द पीपल। मे बी गवर्नमेंट कम टैक्स कलेक्ट कर रही है बट लोगों के पास पैसा जा रहा है, वो लोग ज़्यादा वेल्दी हो रहे हैं, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। जबकि इस आर्टिकल को देखिए, एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? पागल है क्या? 8% लोगों के पास कार है इसलिए हाईवे क्यों बना रहे हो भाई? ट्रैवल तो सब करते हैं ना। मेरे पास कार नहीं है तो क्या आई डोंट यूज़ रोड्स? ट्रैवल, आई एम स्टिल ट्रैवलिंग। नो, एवरीवन ट्रैवल्स, दे यूज़ दैट सेम रोड। इससे बेहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाया जाए। और प्लस अगेन, बाहर की कंपनीज क्यों इन्वेस्ट करेंगी? इफ़ यू डोंट हैव द रोड्स, दे डोंट हैव एनी मीन्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? रोड्स हैं तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जॉब्स क्रिएट होंगे, पैसा आएगा। वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूं और इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाले वीडियो में, जाकर समझ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमें जरूरत है शहरों को इंसानों के लिए बनाने की, ना कि गाड़ियों के लिए। इससे पोल्यूशन भी कम होगा, हरा भरा भी ज्यादा रहेगा शहर और गर्मी का इफेक्ट भी कम होगा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जिसकी बात मैंने हीट वेव वाले वीडियो में करी थी। बाकी पैसे की बचत होगी करप्शन खत्म करके, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में तो वैसे भी करप्शन 1% भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यही कारण है जिसकी वजह से इलीगल होर्डिंग्स खड़ी होती हैं और जब वो गिरती हैं तो लोग मारे जाते हैं। करप्शन ही कारण है जिसकी वजह से खराब दवाइयां सेफ्टी चेक से पास हो जाती हैं। मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए जाते हैं क्योंकि फूड सेफ्टी वाला वहां पर रिश्वत खाता है। करप्शन के पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला कारण है टॉप डाउन अप्रोच, जो कि सबसे बड़ा रीजन है करप्शन के पीछे। किसी भी पुलिस वाले को जब आप रिश्वत देते हो, सरकारी अफसर को रिश्वत देते हो, कभी उनसे पूछकर देखो कि वो क्यों रिश्वत मांग रहे हैं, तो उनका जवाब आएगा कि उन्हें ऊपर कुछ पैसा देना होता है, ऊपर भी कुछ कट देना होता है। और वो ऊपर वाले अफसर से जाकर अगर आप कभी पूछोगे तो वो बोलेगा कि मुझे और ऊपर कट देना होता है। यहां पर एक पूरी चेन फॉलो होती है करप्शन की, एक ऐसी चेन जो पहुंच जाती है सीधा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तक। यानी किसी भी देश में करप्शन की असली रूट उस देश के पीएम या स्टेट के सीएम होते हैं। इस चेन को अगर तोड़ना है तो वो ऊपर से ही तोड़ा जा सकता है, जब ऊपर बैठे लीडर की नीयत साफ हो। दूसरा कारण है करप्शन के पीछे पुलिस ऑफिसर्स और बाकी सरकारी एम्प्लॉयज का ओवरवर्क्ड होना। नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि कोई चेन जा रही है ऊपर तक कंप्लीटली। ये एक, देयर आर लिटिल पॉकेट्स ऑफ इकोसिस्टम ऑफ दिस करप्शन। तो फॉर एग्जांपल, जो तहसील में लेट्स से एसडीएम इज़ इन चार्ज ऑफ अ तहसील, तो उस पॉकेट में एसडीएम इज़ एट द सुप्रीम पोजीशन। नाउ वहाँ उस, इफ़ द एसडीएम इज़ अ लिटिल इज करप्ट, तो उसके पॉकेट में करप्शन चलेगा, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि उसके जो एसडीएम का जो
इमीडिएट सुपीरियर होगा, दैट इज़ ऑल्सो करप्ट। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, बट लाइक इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऐसा कंप्लीटली ही है। और अंडरपेड होना, इस पर आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन I mean, it is possible that there are small pockets of corruption. कि कैसे हमारे देश में पुलिस ऑफिसर्स ओवरवर्कड हैं, 12-12 घंटे काम कराया जाता है उनसे और पेमेंट ढंग से नहीं मिलती। कई रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं जो बताती हैं कि ढेर सारी स्टेट्स में पुलिस बहुत अंडरस्टाफ्ड है और ओवरबर्डन्ड है। सोल्यूशन सिंपल है, इसका पुलिस की संख्या डबल कर दो। कोर्ट्स और जजेस की बात करें तो वहां भी यही हाल है, ओवरबर्डन है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एच. ठाकुर तो अपनी स्पीच में इस ओवरबर्डन की बात करते हुए रो भी पड़े थे एक बार। Speeches have been made in the past, in conferences, in seminars, debates in the parliament, but I think nothing really appears to be moving. यहाँ भी वही सोल्यूशन है कि जजेस इन कोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम है? द थिंग इज, जो भी ये एक्टिविज्म होता है, इट ऑलवेज हैपन्स व्हेन द जज हैज रिटायर्ड। रिटायर होने के बाद ही वो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दे डोंट डू इट व्हेन दे आर इन सर्विस, एंड इट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट इज़ द कोलिजियम सिस्टम। वो ये नहीं चाहते कि वो सिस्टम को ब्लेम करें या अपने कॉलीग्स को ब्लेम करें ताकि उनका जो प्रमोशन होना है वो रुक जाए। तो the system that they're part of is also responsible for all of its consequences. So there are a lot of nuances to it. It's not as simple as it sounds. Now, if we remove the collegium system, like Indira Gandhi ke era mein, when government controlled every posting, every appointment, every transfer, तो उस केस में जो भी डिसीजंस आते थे, they used to come in the favor of the government. तो वो भी ठीक नहीं था। कोलिजियम सिस्टम भी कम्प्लीटली ठीक नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा मोनोपोली चल जाती है। तो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ बैलेंस, और वो हमने अभी तक फाइंड नहीं किया है। पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन टू दिस। जजेस और कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा कारण करप्शन के पीछे है ग्रीड, किसी इंसान का लालची होना। इनफैक्ट इंदिरा गांधी के एरा में तो ये भी था कि परमानेंट जजेस तो अपॉइंट ही नहीं करते थे वो लोग क्या करते थे, प्रोबेशन पे जजेस को रखते थे और उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते थे। तो और इट वाज एन अनसेड रूल, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तुम डिसीजंस देने लगोगे तो योर परफॉर्मेंस वुड नॉट बी एडिक्वेट, और तुम्हें या तो ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर निकाल देंगे, बिकॉज यू वर टेम्परेरी एनीवे। तो यहाँ तक भी चलता था। एंड इट टुक सम गाय फाइलिंग इन PIL टू रिमूव दिस सिस्टम। लाइक देयर वाज एक्चुअल कोर्ट केस जहाँ पे लोग गए कि नहीं दिस सिस्टम इज़ नॉट करेक्ट, और कुछ और जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सिस्टम करना होगा। इट इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस इन इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री। और ये एक्चुअली में सबसे छोटा कारण है मेरी राय में। अगर पहले दो कारणों का सोल्यूशन निकाल दिया तो ये तीसरा कारण सॉल्व करना बड़ा आसान है। स्ट्रिक्ट लॉज और हार्श पनिशमेंट, ताकि कोई भी ऐसा करने की ना सोचे। पुलिस की बात करें तो हमें पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। जब कोई केस मीडिया स्पॉटलाइट में आ जाता है, उस पर काफी आउटरीच होती है, तो सबकी एक ही डिमांड होती है हमेशा कि इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि एक परसेप्शन लोगों की ये बन गई है कि स्टेट पुलिस किसी भी इंपॉर्टेंट केस में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। जरा सोचकर देखो, किसी केस को अगर मीडिया स्पॉटलाइट नहीं मिली, जिसे CBI में ट्रांसफर नहीं किया गया, तो क्या उसमें बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है क्या? उन केसेस का क्या? इसलिए जरूरी है कि हर एक स्टेट में CBI टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन्वेस्टिगेशन करे, केस सॉल्व करे, जिसकी उसी हिसाब से ट्रेनिंग करी जाए। स्टेट लेवल पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई जाएगी और हर एक केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसी ब्रांच से होगा। अब सोचकर देखो दोस्तों, ये सारे सही कदम उठाने से देश में क्या क्या सही हो जाएगा। देश के सभी पुलिस ऑफिसर्स और सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा मेंटल हेल्थ केयर मिलेगा, उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सबके लिए स्ट्रिक्टली 8 घंटे की लिमिट सेट करी जाएगी, कोई भी दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ज्यादा वर्कलोड को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट पुलिस फोर्स होगी, वैकेंसी सारी फिल करी जाए। अच्छे रिफॉर्म्स कर दूंगा मैं, करप्शन हटा दूंगा, हेल्थ केयर बढ़ा दूंगा, सबको अच्छी सैलरी दे दूंगा, लेकिन ये सब होगा कैसे ये नहीं पता। करप्शन खत्म हो जाएगा, ईमानदारी से काम होगा। इसकी वजह से हर एक देशवासी के मन में पुलिस के प्रति सम्मान होगा, ग्रैटिट्यूड का भाव होगा, और पुलिस वाले भी हर एक नागरिक से सर या मैम करके बात करें, ये उन्हें कहा जाएगा, चाहे वो कितने भी अमीर या कितने भी गरीब क्यों ना हो। इमेजिन करो, पुलिस के सिस्टम में ही ऐसा रूल बना दिया गया कि वेल दैट इज अ वैलिड सजेशन। अभी क्या होता है, द पुलिस आर वेरी रूड, दे टॉक विथ पोलाइटनेस टू ओनली टू द पीपल जो लगते हैं कि हाँ अच्छी फैमिली से हैं।
ठीक है, बट ऐसा रेयरली होता है. मोस्ट पीपल दैट गो टू द पुलिस स्टेशन आर यूजुअली फ्रॉम रूरल एरियाज, बिकॉज वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अर्बन एरियाज़ में नहीं होते हैं, बट जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो ज़मीन को लेकर के हैं, जो कास्ट वगैरह की राइवलरी से हो जाते हैं और दादागिरी वाले, ये सब केसेस दे ऑल कम फ्रॉम द रूरल एरियाज. तो वहाँ पे एंड देन पुलिस आर वेरी ब्रूटल इन देयर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स दीज पीपल. तो पुलिस ब्रूटैलिटी को कम करने की ऑफ कोर्स ज़रूरत है. हर एक पुलिस ऑफिसर किसी भी सिटीजन से बात करते वक्त उन्हें सर या मैम करके एड्रेस करेगा. अपने आप माइंडसेट में चेंज आने लगेगा. सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे क्राइम्स की बात करें तो वहां पर भी लोगों के माइंडसेट और एटीट्यूड को बदलने की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेन रूट कॉज है. कुछ लोगों का माइंडसेट जो एक औरत को इंफीरियर सब ह्यूमन मानता है, औरत को ऑब्जेक्ट की तरह देखता है. इसकी बात मैंने कई वीडियोस में करी है, जैसे कि एनिमल वाला वीडियो. अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एनिमल जैसी फिल्में या हनी सिंह और बादशाह टाइप के गंदे गानों पर बैन लगा दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में. लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूं. Well, misogyny is very much open to interpretation. तो अब कैसे बोलोगे कि क्या मिसोजिनी है? अकॉर्डिंग टू बादशाह एंड हनी सिंह वो तो नहीं है मिसोजिनिस्ट. तो हाउ विल यू डिफाइन इट? तो यही सब तो प्रॉब्लम्स आती हैं, यही सब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. ऐसे बोलने में तो बहुत अच्छा है कि मैं करप्शन हटा दूंगा, मैं सबको अच्छा कर दूंगा, बट हाउ विल इट हैपन? हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज़ व्हाट? सिंगर्स और बॉलीवुड एक्टर्स से कि वो अपनी फिल्मों से और गानों से मिसोजिनी को हटाएं, औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन को हटाएं, और मैं खुद से अच्छे कंटेंट को प्रमोट करूंगा. ये माइंडसेट बदलने का एक और तरीका होगा स्कूल में जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लासेस को इंट्रोड्यूस करना. बचपन से ही बच्चों को सही माइंडसेट सिखाया जाए, जिससे कि जब वो बड़े हों तो समाज में अपने आप ही सही मानसिकता फैले. वेपन्स लॉबी वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया जैसे देशों ने अपने देश में मौजूद इलीगल हथियारों को खत्म कर दिया एक एमनेस्टी पीरियड जारी करके. उन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि जिसके पास जितने भी इलीगल हथियार हैं हमें आकर सौंप दो सरकार के पास, और अगर आप इस टाइम पीरियड में हमें दोगे तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. 1 महीने के अंदर इसके सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हैं. बहुत हंसी आती है मुझे तो सुनकर. 1 लाख से ज्यादा इलीगल वेपन्स इकट्ठे हो गए थे सर्बिया में. ऐसा ही कुछ मैं करूंगा इंडिया में इलीगल हथियारों को खत्म करने के लिए. इन सारे प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करके हम एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जो ना सिर्फ हर इंडियन के लिए सेफ और सिक्योर हो, बल्कि हर फॉरेनर के लिए भी. आप ये साइबेरिया सर्बिया वाले लोगों ने ही दे दिया होगा. यूपी में जाके मांगोगे ना कट्टा, कोई नहीं देगा तुम्हें. कोई सॉल्यूशन शायद इम्प्रैक्टिकल लग रहे हो, लेकिन इनमें से कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो पहले कहीं इंप्लीमेंट ना किया गया. सिंगापुर वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 1960s में सिंगापुर का बुरा हाल था. पॉवर्टी वहाँ हर जगह देखने को मिलती थी, एथनिक क्लैशेस देखने को मिलते थे. लेकिन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की इस लिस्ट को देखो, सिंगापुर नंबर 5 पर है. अगर सिंगापुर यहाँ तक उठकर आ सकता है तो हम इंडिया को भी नंबर 1 ले जा सकते हैं रैंक में इस लिस्ट पर. वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल एंड प्रॉस्परस कंट्री, हमारा देश, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. कैसा लगा मेरा सपना दोस्तों? ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था. ये वीडियो, एक वीडियो में सारे इश्यूज की बात करना पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो में मैंने सेफ्टी और सिक्योरिटी पर फोकस किया. लेकिन अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ध्रुव राठी का वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहोगे. अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, वेल्थ इनइक्वालिटी, लोनलीनेस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे इश्यूज को टैकल करते हो. इस पर पूरी एक सीरीज बनाई जा सकती है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना. और